हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। बहुत बहुत स्वागत है आपका सरकारी परीक्षा के इस करंट अफेयर्स वाले सीरीज में। दोस्तों, मैं हूं कुंदन जायसवाल और रोज सुबह आपके साथ 6:30 बजे मैं करंट अफेयर्स के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट और एक्सपेक्टेड क्वेश्चन डिस्कस करता हूं। तो मेरे साथ हर रोज सुबह 6:30 बजे आप जरूर जुड़े और आप जिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उससे जो भी उसमें करंट अफेयर्स पूछे जाते हैं वो सारे के सारे करंट अफेयर्स मैं यहाँ पे आपके साथ डिस्कस करता हूँ। ये जो भी करंट अफेयर्स के सवाल होते हैं या इंफॉर्मेशन होते हैं ये अभी हाल ही के घटना पे आधारित होते हैं। तो आपको वीडियो के लास्ट तक बने रहना है और जो भी इंफॉर्मेशन मैं आपके साथ यहाँ पे शेयर कर रहा हूं उसको अच्छे से रिवाइज कर लेना है। तो बिना देर के वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं हमारा आज का फर्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। द्रौपदी मुर्मू को भारत के 15वें राष्ट्रपति के रूप में चुना गया है। द्रौपदी मुर्मू के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? द्रौपदी मुर्मू हैज बीन इलेक्टेड एज द 15th प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द्रौपदी मुर्मू आर करेक्ट? जी, आपने ठीक सुना। अभी हाल ही में भारत के 15वें राष्ट्रपति बनी है द्रौपदी मुर्मू जी। जी, आपको बताना है कि यहां पे जो भी मैं स्टेटमेंट आपके साथ शेयर कर रहा हूं उनमें से कौन सा स्टेटमेंट इनके बारे में सही है। पहला है ऑप्शन ए, भारत की पहली आदिवासी राष्ट्रपति यानी कि इंडियाज फर्स्ट ट्राइबल प्रेसिडेंट। ऑप्शन बी, भारत की सबसे युवा राष्ट्रपति यानी कि यंगेस्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ऑप्शन सी, भारत की राष्ट्रपति बनने वाली दूसरी महिला यानी कि सेकेंड वुमेन टू बिकम प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। या ऑप्शन डी, ये सभी यानी ऑल ऑफ दीज। तो आपको सही जवाब बताना है कि इनमें से कौन सा कथन जो है स्टेटमेंट्स जो है द्रौपदी मुर्मू जी के बारे में सही है। चलिए देख लेते हैं। सही जवाब है ऑप्शन डी यानी कि ऑल ऑफ दीज। जी, अब आपको यहां पे द्रौपदी मुर्मू जी के बारे में जो है कई सारे इंफॉर्मेशन मिलने वाले हैं और अगर देखें तो आपके आने वाले एग्जाम के लिए ये सारे के सारे इंफॉर्मेशन जो है एकदम मोस्ट इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है। ठीक है, तो चलते हैं अपने इंफॉर्मेशन की तरफ। सबसे पहला इंफॉर्मेशन, द्रौपदी मुर्मू जी हमारे देश की 15th प्रेसिडेंट बनी है यानी कि 15वीं राष्ट्रपति ये नियुक्त की गई है। दूसरा इंफॉर्मेशन, ये भारत की पहली आदिवासी राष्ट्रपति बनी है। जी, आपने ठीक सुना, इससे पहले भारत में कोई भी ऐसा राष्ट्रपति नहीं बना है जो आदिवासी यानी कि ट्राइबल्स फैमिली से बिलोंग करता है, लेकिन द्रौपदी मुर्मू जी भारत देश की पहली ऐसी राष्ट्रपति है जो आदिवासी फैमिली से बिलोंग करती है। तीसरा इंफॉर्मेशन है कि ये भारत की सबसे युवा राष्ट्रपति बनी है। जी, अभी तक जितने भी भारत के राष्ट्रपति बने हैं उनमें सबसे कम उम्र की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी है। ठीक है, और भारत देश की ये दूसरी महिला राष्ट्रपति बनी है। ये भी आपको याद रखना है। पहली महिला राष्ट्रपति कौन बनी थी? प्रतिभा पाटिल। और ये दूसरी महिला राष्ट्रपति बनी है द्रौपदी मुर्मू जी। ठीक है, तो ये सारे के सारे इंफॉर्मेशन आपके एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। चलिए अब और भी एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन आपके साथ डिस्कस करते हैं। तो द्रौपदी मुर्मू जी के बारे में अगर हम और बात कर ले तो द्रौपदी मुर्मू जी हमारे देश की पहली ऐसी प्रेसिडेंट है जिनका जन्म जो है इंडिपेंडेंस के बाद हुआ है। यानी इंडिपेंडेंस के बाद इनका जन्म हुआ है और इंडिपेंडेंस के बाद के जन्म के बाद ये प्रेसिडेंट बनने वाली पहली महिला है। ठीक है, और इनके बारे में कुछ और रिकॉर्ड भी जो है इनके नाम है, जैसे कि झारखंड की ये पहली वोमेन गवर्नर है, साथ ही साथ ये पहली ट्राइबल गवर्नर भी है, यानी कि ट्राइब्स फैमिली से बिलोंग करने वाली ये पहली गवर्नर भी है। तो इनके नाम कई सारे रिकॉर्ड हो चुके हैं और इन्होंने जो है अभी हाल ही में एक नया रिकॉर्ड जो है अपने नाम कर दिया है। ठीक है, अब इनके बात कर लेते हैं कि इनकी जो अभी वोटिंग हुई थी राष्ट्रपति के लिए, तो पीसी मोदी जी ने जब ये राष्ट्रपति की वोटिंग में ये आगे निकल गई यानी कि विजयी हो गई, तो पीसी मोदी जी ने इनके घर जाकर उन्होंने खुद अपनी हाथों से जो है इन्हें सर्टिफिकेट सौंपा। अब पीसी मोदी जी कौन है ये जानते हैं। तो पीसी मोदी जी हैं हमारे देश के राज्यसभा के सेक्रेटरी जनरल और अभी जो प्रेसिडेंशियल इलेक्शन 2022 हुए हैं उसके ये रिटर्निंग ऑफिसर है। दैट्स वाई पीसी मोदी जी द्रौपदी मुर्मू जी के घर जाकर इन्होंने जो है
सर्टिफिकेट प्रेसिडेंट का सौंपा है। तो काफी सारे इंफॉर्मेशन आपको इनके बारे में मिल चुके हैं। आप कोशिश कीजिए कि सारे के सारे इंफॉर्मेशन को अच्छे से रिवाइज कर ले। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। हमारा अगला सवाल है, किस राज्य सरकार ने देशी बुनकरों के कल्याण के लिए स्वनिर्भर नारी नामक योजना शुरू की है? यहां पे एक योजना की बात की जा रही है और आपके एग्जाम में योजना से सवाल बनते रहते हैं। Which state government had launched a scheme named स्वनिर्भर नारी for the welfare of indigenous weavers? जी, हमारे भारत देश में किस राज्य सरकार के द्वारा एक योजना शुरू किया गया है जिसका नाम है स्वनिर्भर नारी? जी, चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए उड़ीसा, ऑप्शन बी असम, ऑप्शन सी छत्तीसगढ़ या ऑप्शन डी पंजाब। सही जवाब देखते हैं। सही जवाब है ऑप्शन बी असम। जी, असम राज्य सरकार के द्वारा अभी हाल ही में एक जो है योजना का उद्घाटन किया गया है जिसका नाम है स्वनिर्भर नारी। ठीक है, योजना को याद रखना है और किस राज्य के द्वारा इस योजना का उद्घाटन किया गया है यह भी याद रखना है। तो स्वनिर्भर नारी योजना जो है अभी हाल ही में असम सरकार के द्वारा जो है इसे शुरू किया गया है। और जैसा कि आपको सवाल में यहां पे पूछा गया है कि देसी बुनकरों के कल्याण के लिए, जी, तो इस योजना का जो उद्घाटन हुआ है मेनली जो असम राज्य के जो देसी बुनकर्स है, वीवर्स है, उनके कल्याण के लिए इस योजना को जो है शुरू किया गया है। ठीक है, इसकी अनाउंसमेंट जो की गई है इस योजना की असम के चीफ मिनिस्टर हिमंत बिस्वा शर्मा जी के द्वारा की गई है। ठीक है, अब अगर इस स्कीम की बात कर ले तो इस स्कीम के तहत क्या होगा कि जितने भी देसी बुनकर है असम के, उनको एक वेब पोर्टल जो है प्रोवाइड किया जाएगा। यानी अब अपने वो प्रोडक्ट को जो है डायरेक्ट गवर्नमेंट को सेल कर सकते हैं। इससे क्या होगा, इससे जो भी देसी प्रोडक्ट्स हैं उसको प्रोमोट करने में, उसे सेल करने में और उसे लोगों तक पहुंचाने में काफी अब आसानी हो जाएगी। लोग भी जो उनके द्वारा प्रोडक्ट बनाए जाते हैं उनके बारे में गवर्नमेंट पोर्टल से जान पाएंगे और एक राज्य से दूसरे राज्य में भी वो प्रोडक्ट अब आसानी से वो मंगा पाएंगे। तो इसी चीज को जो है सही करने के लिए असम सरकार के द्वारा ये कदम उठाया गया है। ठीक है, और साथ ही साथ इससे असम सरकार ने एक और फैसला किया है कि इस योजना से जो है वहां के जो हैंडलूम और टेक्सटाइल की जो कंडीशन है उसे हेरिटेज किया जा सकता है, यानी हेरिटेज के रूप में उसे प्रिजर्व किया जा सकता है, यानी कि उसे संरक्षित किया जा सकता है। इस जो है उद्देश्य से इस योजना को असम सरकार के द्वारा शुरू किया गया है। योजना का नाम है स्वनिर्भर नारी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारा अगला सवाल। विश्व मस्तिष्क दिवस 2022 का विषय क्या है? व्हाट इज द थीम ऑफ वर्ल्ड ब्रेन डे 2022? हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए ब्रेन हेल्थ फॉर ऑल, ऑप्शन बी आवर ब्रेन आवर फ्यूचर, ऑप्शन सी मूव टुगेदर टू एंड पार्किंसंस डिजीज या ऑप्शन डी माइग्रेन द पेनफुल ट्रूथ। यहां पे आपके सवाल में जो पूछे गए हैं वो पूछे गए हैं वर्ल्ड ब्रेन डे के थीम के बारे में। ठीक है, यहां पे है वर्ल्ड ब्रेन डे 2022 के थीम के बारे में। यहां पे जितने भी आपको ऑप्शन में दिख रहे हैं वो इसी वर्ल्ड ब्रेन डे के जो है किसी न किसी साल के ये थीम है, लेकिन बात हो रही है ईयर 2022 की। तो सही जवाब है ऑप्शन ए ब्रेन हेल्थ फॉर ऑल। जी, ये 2022 की ये थीम है। जी, और बाकी के जितने भी यहां पे आपको थीम दिख रहे हैं आप उसे हमें कमेंट करके बताएं कि ये किस वर्ष के ये थीम थे। ठीक है, क्योंकि आपके एग्जाम में थीम से सवाल पूछे जाते हैं, तो ये जरूरी नहीं है कि इसी साल के थीम से आपके सवाल पूछे जा सकते हैं। जरूरी ये भी है कि पिछले साल की थीम को भी याद रखा जाए, उसके पिछले साल की भी थीम को याद रखा जाए, क्योंकि सवाल कहीं से भी बने आपको उसे मिस नहीं करना है। इसीलिए हम जो आपको करंट अफेयर्स यहां पे प्रोवाइड करते हैं वो एक एमसीक्यूज के फॉर्म में प्रोवाइड करते हैं। इससे होता क्या है कि जब आप क्वेश्चन पढ़ते हो
तो सिर्फ आप क्वेश्चन से कुछ इंफॉर्मेशन ही नहीं बल्कि ऑप्शन से भी कई सारे इंफॉर्मेशन गेन कर लेते हो। इसीलिए हम करंट अफेयर्स को इस फॉर्म में लाते हैं ताकि आप उस जो इंफॉर्मेशन है उससे कोई भी रिलेटेड इंफॉर्मेशन आपसे मिस ना हो जाए। ठीक है दोस्तों, तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए कि ये सारे के सारे ऑप्शन जो दिए गए हैं ये वर्ल्ड ब्रेन डे के किस साल के थीम रहे हैं। अब जानते हैं इस साल के थीम के बारे में। ब्रेन हेल्थ फॉर ऑल, ये इस साल के वर्ल्ड ब्रेन डे का थीम रहा है। लेकिन बात यहां पे यह है कि वर्ल्ड ब्रेन डे मनाया कब जाता है। तो वर्ल्ड ब्रेन डे जो है ये पूरे विश्व में 22 जुलाई को मनाया जाता है, यानी कि पिछले दिन वर्ल्ड ब्रेन डे पूरे विश्व में मनाया गया है। दोस्तों, ब्रेन हमारे जो शरीर है, बॉडी है, उसका काफी जो है अहम हिस्सा होता है। ये हमारे जो है फिजिकल ऑर्डर और न्यूरोलॉजिकल ऑर्डर को जो है ये अच्छे तरीके से बैलेंस में रखता है। तो इसीलिए हमारे लिए एक स्वस्थ ब्रेन का होना काफी जरूरी है। इसी चीजों को जो है प्रमोट करने के लिए पूरे विश्व में वर्ल्ड ब्रेन डे मनाया जाता है 22 जुलाई को। और इसकी जो शुरुआत की गई थी वो वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ न्यूरोलॉजी के द्वारा शुरुआत की गई थी। ठीक है, इसकी जो फाउंडेशन की गई थी वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ न्यूरोलॉजी की वो 1957 में बेल्जियम में की गई। और आज के समय में ये वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ न्यूरोलॉजी जो है ये पूरे विश्व में हेल्थ सेक्टर में ये न्यूरोलॉजी के डिपार्टमेंट में काफी बड़ा जो है प्रोमोटर बन चुका है। यानी इनका मेन काम पूरे विश्व में लोगों को न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर के बारे में जो है इन्हें प्रमोट करना है और उनकी जो है जो भी ट्रीटमेंट होती है उसके बारे में लोगों को बताना है। ठीक है, तो काफी इंपॉर्टेंट डे है और जो भी इंफॉर्मेशन आपको मैंने यहां पे दिए हैं वो भी काफी इंपॉर्टेंट है, तो आप उसे अच्छे से रिवाइज जरूर कर लें। आगे बढ़ते हैं, देखते हमारा अगला सवाल। प्रसिद्ध वैज्ञानिक और इंस्टीट्यूट ऑफ लाइफ साइंसेज भुवनेश्वर के निदेशक डॉक्टर अजय परिदा का निधन हो गया। उन्हें निम्न में से किस सम्मान से सम्मानित किया गया था? इमिनेंट साइंटिस्ट एंड द डायरेक्टर ऑफ इंस्टीट्यूट ऑफ लाइफ साइंसेज भुवनेश्वर डॉक्टर अजय परिदा who passed away was conferred with which of the following honor? हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए भारत रत्न, ऑप्शन बी पद्म विभूषण, ऑप्शन सी पद्म भूषण या ऑप्शन डी पद्म श्री। सही जवाब देखते हैं, सही जवाब है ऑप्शन डी पद्म श्री। नाम याद रखना है, नाम है डॉक्टर अजय परिदा जी। इन्हें जो है पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया गया था, जिनका अभी हाल ही में निधन हो गया है। और ये कौन थे? तो ये हमारे भारत देश के एक प्रसिद्ध वैज्ञानिक और साथ ही साथ ILS यानी कि इंस्टीट्यूट ऑफ लाइफ साइंसेस भुवनेश्वर के ये डायरेक्टर भी थे, जिनका भी हाल ही में निधन हो गया है। और इन्होंने जो है इस उपलब्धि के अलावा इनके नाम कई सारे उपलब्धि थे, जैसे एग्रीकल्चर साइंस के ये जो है प्रेसिडेंट भी रह चुके थे। साथ ही साथ इंडियन साइंस कांग्रेस के फॉरेस्ट्री सेक्शन के भी ये 2012 में प्रेसिडेंट थे। साथ ही साथ 2014 में ये नेशनल एकेडमी ऑफ साइंस इंडिया के भी ये प्रेसिडेंट थे। यानी कि इनके नाम कई सारी उपलब्धियां थी, जिनका अभी हाल ही में निधन हो गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारा अगला सवाल। शेख मोहम्मद सबा अल सलेम को किस देश के प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसे जरूर नोट कर लें। शेख मोहम्मद सबा अल सलीम हैज बीन अपॉइंटेड एज प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री? हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए बहरीन, ऑप्शन बी ओमान, ऑप्शन सी कतर या ऑप्शन डी कुवैत। जी, नाम है शेख मोहम्मद सबा अल सलीम और इनकी जो है अभी हाल ही में एक देश के प्रधानमंत्री के रूप में इन्हें नियुक्त किया गया है। और सही जवाब है ऑप्शन डी यानी कि कुवैत। जी, ये कुवैत के नए प्रधानमंत्री बने हैं, शेख मोहम्मद सबा अल सलीम अल सबा। नाम थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है लेकिन याद रखना जरूरी है क्योंकि हमें एग्जाम क्रैक करना है और करंट अफेयर्स के तो एक भी सवाल आपसे मिस नहीं होने चाहिए। ठीक है, अब अगर इनकी अपॉइंटमेंट की बात कर ले तो पिछले जो है कुछ महीनों से यानी कि 3 महीनों से जो है कुवैत गवर्नमेंट में
जो है प्रधानमंत्री का पद जो है खाली था, और पद खाली होने का कारण यही था कि कुवैत के जो एक्स प्राइम मिनिस्टर थे जिनका नाम था सबाह अल खालिद अल सबाह, इन्होंने रिजाइन कर दिया था, और अब जाकर जो है इनकी जगह पे शेख मोहम्मद सबाह अल सलीम अल सबाह को नियुक्त किया गया है। ठीक है, और अगर इनके बारे में थोड़ी और जानकारी अगर हम बताना चाहें तो ये कुवैत के 12th एमीर के ये चौथे लड़के हैं। ठीक है, जिनका नाम है शेख सबा अल सलीम अल सबा, ये इनके चौथे लड़के हैं, और ये कुवैत के जाने माने बिजनेसमैन हैं, यानी कि इनका कुवैत में एक अपना जो है एक रुतबा है, और इनके लड़के जिनका नाम है शेख मोहम्मद सबा अल सलीम अल सबा, इनकी अभी नियुक्ति जो की गई है वो कुवैत के प्राइम मिनिस्टर के रूप में की गई है। ठीक है, ये कुवैत के प्रधानमंत्री बनने से पहले ये डिप्टी प्राइम मिनिस्टर भी रह चुके हैं, और साथ ही साथ फॉरेन अफेयर्स के ये मिनिस्टर भी रह चुके हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारा अगला सवाल। श्रीलंका के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? अभी श्रीलंका में उथल पुथल पूरा हो चुका है, सियासत का भी और वहां के इकोनॉमिक की भी, तो उससे सवाल आपके एग्जाम में तो बनने ही बनने हैं। तो ये एक आपके श्रीलंका के, अगर हम सीरीज की बात कर ले तो उस सीरीज में ये एक जो है इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है कि श्रीलंका के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं। हु हैज बिकम न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ श्रीलंका? हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए गोटबाया राजपक्षे, ऑप्शन बी रानिल विक्रम सिंघे, ऑप्शन सी दिनेश गुणवर्धने, या ऑप्शन डी चंद्रिका कुमार तुंगा। नए प्रधानमंत्री की श्रीलंका में नियुक्ति कर दी गई है, और आपको यही बताना है कि उनका नाम क्या है। चलिए मैं बताता हूं, ऑप्शन है ऑप्शन सी, यानी कि दिनेश गुणवर्धने जी, ये अभी हाल ही में श्रीलंका के नए प्रधानमंत्री बने हैं, और ये श्रीलंका के पोडुजाना परामुना एक जो है पार्टी है उसके ये लीडर है, और ये जो है प्रेसिडेंट गोटबाया राजपक्षे के शासन में इन्होंने होम मिनिस्टर के रूप में भी काम किया हुआ है। साथ ही साथ ये श्रीलंका के जो है एजुकेशन मिनिस्टर भी रह चुके हैं, और अभी जाके जो है इन्होंने प्रधानमंत्री के रूप में अपना पद ग्रहण किया है। हुआ यह है कि अभी हाल ही फिलहाल में श्रीलंका के इसके पहले प्रधानमंत्री रहे रानिल विक्रम सिंघे ने इस्तीफा दे दिया, और अब जाकर वो श्रीलंका के जो है एक नए प्रेसिडेंट बन गए हैं। तो पिछले कुछ दिनों से जो है ये श्रीलंका के प्रधानमंत्री का पद खाली था, और अब जाके जो है उस पद को दिनेश गुणवर्धना ने जो है उसको फिल किया है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट जो है इंफॉर्मेशन है, तो आप इसे जरूर याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारा अगला सवाल। अंतरराष्ट्रीय हॉकी महासंघ के कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? Who has been appointed as acting president of the International Hockey Federation? हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए नरिंदर बत्रा, ऑप्शन बी सैफ मोहम्मद, या ऑप्शन सी थॉमस बाक, या ऑप्शन डी अनिल खन्ना। जी याद रखिएगा, अंतरराष्ट्रीय हॉकी महासंघ जी, क्योंकि अभी इससे रिलेटेड कुछ और न्यूज थे जो मैंने पिछले वीडियो में आपके साथ शेयर किया था। अगर आपने उस वीडियो को देखा होगा तो आपको अंतरराष्ट्रीय हॉकी महासंघ के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आपको मिला हो। अगर आपने नहीं देखा है तो आप तुरंत जाकर उस वीडियो को जरूर देखिए। ठीक है, तो अभी हाल ही में अंतरराष्ट्रीय हॉकी महासंघ के नए कार्यकारी अध्यक्ष की नियुक्ति कर दी गई है। आपसे नाम पूछा जा रहा है तो मैं बताता हूं वो कौन है। वो है ऑप्शन बी, यानी कि सैफ मोहम्मद जी। ये अभी हाल ही में अंतरराष्ट्रीय हॉकी महासंघ यानी कि इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन के ये एक्टिंग प्रेसिडेंट के रूप में नियुक्त किए गए हैं। ठीक है, इन्होंने किनकी जगह ली है? तो इन्होंने नरिंदर बात्रा जी की जगह ली है, जिन्होंने अभी कुछ समय पहले जो है इस पद से इन्होंने इस्तीफा दे दिया था। ठीक है, और ये FIH यानी कि इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन के ये एग्जीक्यूटिव बोर्ड के ये 2001 से ही मेंबर थे। ठीक है, अब जाके ये एक्टिंग प्रेसिडेंट उसके बन गए हैं। ठीक है, और जिन्होंने इस पद से इस्तीफा दिया था
नाम नरेंद्र बात्रा जी। ये इन्होंने सिर्फ FIH के प्रेसिडेंट के पद से ही इस्तीफा नहीं दिया था, बल्कि इन्होंने इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के चीफ के भी पद से इस्तीफा इन्होंने दे दिया था। ठीक है। और जो है अगर हम इनकी बात कर ले नरेंद्र बात्रा जी की, तो ये FIH के प्रेसिडेंट यानी कि इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन के ये 2016 में प्रेसिडेंट बने थे और पिछले साल फिर से ये इसके प्रेसिडेंट नियुक्त किए गए थे और इनका टर्म जो खत्म होने वाला था वो था 2024, लेकिन उससे पहले ही इन्होंने अपने पद से रिजाइन कर दिया और उसी पद को भरने के लिए अभी जाके जो है इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन ने किनको अपॉइंट किया है, तो इजिप्ट के सैफ अहमद जी को एक्टिंग प्रेसिडेंट के रूप में अपॉइंट किया है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारा अगला सवाल। विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2022 के फाइनल में पहुंचने वाले पहले भारतीय ट्रिपल जंपर कौन बने हैं? हु हैज बिकम द फर्स्ट इंडियन ट्रिपल जंपर टू रीच द वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2022 फाइनल? हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए अविनाश साबले, ऑप्शन बी तजिंदर पाल सिंह तूर, ऑप्शन सी रोहित यादव या ऑप्शन डी एल्दोस पॉल। चलिए सही जवाब देख लेते हैं। सही जवाब है ऑप्शन डी एल्दोस पॉल। नाम याद रखिएगा, एल्दोस पॉल। इनके नाम जो है एक नया जो है रिकॉर्ड बन चुका है। क्या रिकॉर्ड है? रिकॉर्ड यही है कि विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप ये इसके फाइनल में पहुंचने वाले पहले भारतीय ट्रिपल जंपर बन गए हैं। यानी कि ट्रिपल जंपर इवेंट में इनसे पहले विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में किसी ने फाइनल में नहीं पहुंचा था। अब ये फाइनल में पहुंच चुके हैं और इन्होंने जो अपना जो हाई जंप जो रिकॉर्ड दर्ज किया है वो 16.68 मीटर दर्ज किया है। यानी इनका खुद का जो पर्सनल जो रिकॉर्ड रहा है वो ओवरऑल रिकॉर्ड रहा है 16.99 मीटर। उससे कुछ थोड़ा सा कम इन्होंने जो है इस चैंपियनशिप में जो है रिकॉर्ड बनाया है। ठीक है। अब अगर हम बात कर ले कि इन्होंने जिस चैंपियनशिप में रिकॉर्ड बनाया है यानी कि ये फाइनल में पहुंच गए हैं, उस चैंपियनशिप के बारे में वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2022, तो इसकी जो शुरुआत की गई थी वो 15 जुलाई 2022 से की गई थी और ये 24 जुलाई 2022 को इसका समापन होना है। और इसका आयोजन कहां किया जा रहा है? तो इसका आयोजन जो है ओरेगॉन के यूजीन में किया जा रहा है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारा अगला सवाल। वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए फिक्की सर्वेक्षण द्वारा भारत के सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि का अनुमान 7.4% से घटाकर कितना कर दिया गया है? India's GDP growth forecast has been reduced from 7.4% to how much by FICCI survey for the financial year 2022 to 2023? हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए 7.3%, ऑप्शन बी 7.2%, ऑप्शन सी 7% और ऑप्शन डी 6.5%। यानी फिक्की के द्वारा हमारे भारत की जीडीपी की वित्त वर्ष 2022-23 के लिए इन्होंने फिर से एक रिवाइज निकाला है और आपको बताना है कि इन्होंने जो भारत की जीडीपी का रिवाइज निकाला है वो उसमें इन्होंने कितना प्रतिशत जो है अनुमान दिया है। चलिए सही जवाब देखते हैं। सही जवाब है ऑप्शन सी 7.0%। जी, फिक्की के पहले सर्वेक्षण में भारत की जो जीडीपी होने वाली थी वित्त ईयर 2022-23 की वो होने वाली थी 7.4%, लेकिन अब जो है फिर से एक नया रिवाइज जो है इन्होंने एक इंफॉर्मेशन दिया है और बताया है कि भारत की जो जीडीपी होने वाली है 2022-23 की वो 7% तक ही होने वाली है। यानी कि कुछ जीडीपी में कटौती इनके द्वारा किया गया है और रीजन जो है इन्होंने कई सारे बताए हैं। आप उसकी जानकारी हमारे जो है सरकारी परीक्षा के वेबसाइट पे जाके पा सकते हैं, क्योंकि आपको सरकारी परीक्षा के वेबसाइट पे जितने भी करंट अफेयर्स है उसकी डिटेल आपको वहां पे पढ़ने को मिल जाएगी। साथ ही साथ वन लाइनर के रूप में भी आप उसे पढ़ पाएंगे। अगर आप वीकली देखते हो तो आपको वीकली इंफॉर्मेशन भी प्रोवाइड किए जाते हैं। अगर आप उसे क्विज के फॉर्म में लगाना चाहते हो तो आपको वहां पे क्विज भी मिल जाते हैं। तो यहां पे आपको अगर रीजन जानना है कि
फिक्की के द्वारा जो है ये जीडीपी क्यों जो है स्लैश किया गया है, तो इसके लिए आपको सरकारी परीक्षा के वेबसाइट पे जरूर विजिट करें। ठीक है, अगर हाँ बात कर ले कि इसे फिक्की मतलब क्या होता है, तो देख लेते हैं कि फिक्की को फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, यानी फिक्की जो है हमारे भारत देश में जितने भी व्यापार होते हैं उसकी देख रेख की जो जिम्मेदारी दी गई है वो फिक्की को दी गई है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारा अगला सवाल। जी, ये हमारा आज का आखिरी सवाल है, लेकिन ये 10 के 10 सवाल आपके लिए, आपके एग्जाम के लिए समझो एक पावरफुल टैबलेट का काम कर रही है। यानी पावरफुल टैबलेट कहने का मतलब ये है कि आप अगर इस 10 क्वेश्चन को देख लेते हो पर डे, सिर्फ 10 क्वेश्चन ही देखने हैं आपको, तो मैं ये वादा करता हूं आपसे कि आप जिस एग्जाम में बैठ रहे हो उस एग्जाम में करंट अफेयर से जितने भी सवाल आने हैं वो सारे के सारे इसी से आने हैं। तो आप कोशिश करें कि रोज सुबह 6:30 बजे हमारे साथ जो है जरूर जुड़े और इन 10 क्वेश्चन को अच्छे से रिवाइज पर डे जरूर करें। ठीक है, तो देखते हैं हमारा आज का आखिरी सवाल। हमारा सवाल है, नीति आयोग द्वारा जारी इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2021 में प्रमुख राज्यों में कौन सा राज्य शीर्ष पर है? Which state has topped among the major states in the Niti Aayog's India Innovation Index 2021? इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2021 ये किसके द्वारा जारी किया गया है? नीति आयोग के द्वारा। ठीक है, इस इंडेक्स में आपसे पूछा जा रहा है कि बड़े राज्यों में यानी प्रमुख राज्यों में कौन सा राज्य को पहला स्थान मिला है? हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए छत्तीसगढ़, ऑप्शन बी उड़ीसा, ऑप्शन सी बिहार या ऑप्शन डी कर्नाटक। सही जवाब बताते हैं आपको, सही जवाब है ऑप्शन डी कर्नाटक। जी, कर्नाटक राज्य को जो है इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2021 में फिर से पहला स्थान मिल चुका है। फिर से कहने का मतलब यही है कि पिछले साल भी इसे इस इंडेक्स में पहला स्थान दिया गया था। ठीक है, और इस इंडेक्स को किसके द्वारा जारी किया जाता है? नीति आयोग के द्वारा। इससे भी आपके जो है स्टैटिक जीके के फॉर्म में सवाल बन सकते हैं, तो जरूर इसको याद रखें। ठीक है, और कर्नाटक के बाद किन राज्यों को स्थान दिया गया है? तो लिस्ट में शामिल है तेलंगाना, हरियाणा, यानी ये टॉप 3 स्टेट्स हैं जिन्हें इस लिस्ट में शामिल किया गया है। वहीं अगर हम नॉर्थ ईस्ट की बात कर ले या हिली स्टेट्स की बात कर ले तो मणिपुर को बेस्ट परफॉर्मर में शामिल किया गया है। और वहीं अगर यूनियन टेरिटरीज की बात कर ले तो बेस्ट परफॉर्मर में यानी कि चंडीगढ़ को शामिल किया गया है। ठीक है, और जो लिस्ट में सबसे नीचे जिसको जगह मिला है वो छत्तीसगढ़ राज्य को दिया गया है, उसके बाद उड़ीसा और बिहार इसमें जो है लिस्ट के नीचे में शामिल है। इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2021। तो आपको यहां पे जितने भी इंफॉर्मेशन मैंने जो है सारे जितने भी क्वेश्चन हैं उनसे जुड़े जो भी इंफॉर्मेशन मैंने आपके साथ यहाँ पे शेयर किए हैं, आप उसे जरूर अच्छे से पढ़ लें और हमारे साथ जो है जुड़े रहे रोज सुबह 6:30 बजे। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के कुछ जो है डेली करंट अफेयर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और उनसे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन। जैसा कि मैंने बताया कि आपको अगर डिटेल करंट अफेयर्स पढ़ना है या क्विज लगाना है या वन लाइनर पढ़ना है या अगर आप कोई भी पीसीएस लेवल की एग्जाम की तैयारी कर रहे हो जिसमें मेंस होते हैं, अगर आप उसकी तैयारी कर रहे हो तो उसके लिए भी हमारे साइट पे न्यूज एनालिसिस के फॉर्म में हम डेली एक हॉट टॉपिक पे वहां पे आपके साथ शेयर करते हैं। ये टॉपिक वही होते हैं जो आपके करंट न्यूज में होते हैं, जिनसे आपके मेंस के एग्जाम में या आप अगर उस जो है टॉपिक को डिटेल पढ़ना चाहते हैं तो हमारे सरकारी परीक्षा के वेबसाइट पे जरूर विजिट करें। ठीक है, अगर आप किसी भी सोशल मीडिया चाहे फेसबुक, टेलीग्राम, ट्विटर जो भी सोशल मीडिया है उससे आप अगर जुड़े हो तो हम वहां भी अवेलेबल है। हमारे इन्फोग्राफिक्स इन सारे सोशल मीडिया पे जो है रन करते हैं, तो आप हमसे वहां भी जुड़ सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं और जो आपके फ्रेंड है या जो आपके रिलेटिव है जो इस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनके साथ शेयर कर सकते हैं। अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया है तो आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और जो मैंने आपसे पूछा है उसे हमें कमेंट करें और साथ ही साथ ये भी कमेंट करके बताएं कि आपको आज का वीडियो
कैसा लगा है। और सबसे मेन इंपॉर्टेंट बात क्या, कि अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर ले। जैसा कि आपको पता है कि बेल आइकन के प्रेस करते ही हम जो भी वीडियो इस जो है साइट के माध्यम से अपलोड करेंगे, आपको उसकी नोटिफिकेशन चली जाएगी। और ये जरूरी भी है क्योंकि आप एक एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपको हर एक वीडियो देखना जरूरी है। ठीक है दोस्तों, तो पढ़ते रहिए और अपनी एग्जाम की तैयारी को मजबूत बनाते रहिए। हम रोज सुबह आपके साथ 6:30 बजे मिलते रहेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।